नमस्कार दोस्तों, क्राइम अजीब सी की नई एपिसोड में स्वागत है। आज की इस नई एपिसोड में जानेंगे यूएसए की सीरियल किलर के बारे में। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एस्काम्बे और हैलिफैक्स काउंटी के आसपास इलाके में 10 अफ्रीकी अमेरिकी महिला की हत्या कर दी गई थी। उनमें से 8 के अवशेष बरामद किए गए थे, बाकी का नहीं मिला था। सभी पीड़ित अश्वेत थे, वेश्यावृत्ति में लिप्त थे और विभिन्न समय पर नशीली दवाओं के लत से परेशान थे। हत्यारे का पहला शिकार रॉकी माउंटेन की एक महिला थी। 29 वर्षीय मेलोडी विगिंस 30 मई 2005 को लापता हो गई थी और उसका आंशिक रूप से नग्न शरीर 2 जून को ग्रामीण एस्काम्बे काउंटी में पाया गया था। फॉरेंसिक शव परीक्षण के बाद ये पता चला कि महिला को चाकू के कई घाव मिले थे और सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, जो घातक साबित हुआ। 16 जनवरी 2007 को 43 वर्षीय क्रिस्टिन मैरी बून के रिश्तेदारों ने उसके लापता होने का रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से संपर्क किया। प्रारंभिक खोज असफल साबित हुई जब तक कि 9 मार्च 2010 को उसके कंकाल के अवशेष नहीं मिले। ये हत्यारे का दूसरा शिकार था। 8 मई 2007 को जैकी निकेलिया थोरपे के लापता होने की सूचना मिली थी। उसकी लाश गंभीर रूप से सड़न अवस्था में 17 अगस्त को 7 ब्रिजेस रोड के पास मिली थी। वो पहली पीड़िता थी जिसके अवशेष इस स्थान पर पाए गए थे। 17 जून को दोपहर को 46 वर्षीय जैस रेनी डरहम को आखिरी बार रॉकी माउंटेन में देखा गया था। दिसंबर 2023 तक उसका पता नहीं चल पाया। फरवरी 2008 में 50 वर्षीय अर्नेस्टाइन बैटल लापता हो गई थी। उसके कंकाल के अवशेष 14 मार्च को 7 ब्रिज रोड के पास एक किसान को मिले। क्योंकि शरीर गंभीर रूप से सड़न की स्थिति में था, इसलिए चिकित्सा परीक्षक मौत का कारण पता करने में असमर्थ थे। एक साल बाद 5 फरवरी 2009 को 36 वर्षीय योलांडा रेने लैंकेस्टर भी लापता हो गई थी। जनवरी 2011 में शिकारियों के एक समूह को 7 ब्रिज रोड के पास एक जंगली इलाके में उसके अवशेष मिले। लगभग एक हफ्ता बाद 33 वर्षीय एलिजाबेथ जेन इस्माइल वुड का शव रॉकी माउंटेन के एक फुटबॉल मैदान पर पाया गया। जांच के दौरान ये पता चला कि उसने अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाए नहीं रखा, जिसके कारण उसके लापता होने की सही तारीख स्पष्ट नहीं हुई। उसके शरीर की स्थिति के आधार पर यह निर्धारित किया गया शव मिलने के लगभग 6 महीने पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। 22 फरवरी को 28 वर्षीय तराहा सेनिस निकोलसन के लापता होने की सूचना मिली थी। बाद में उसका शव 7 मार्च को 7 ब्रिजेस रोड के पास मिल गया। शव परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। 25 अप्रैल को 31 वर्षीय जर्निस लाइटोनिया हरग्रोव के रिश्तेदारों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से संपर्क किया। शुरुआती खोज बेकार साबित हुई जब तक कि 29 जून को 7 ब्रिज रोड से कुछ गज की दूरी पर एक जंगली इलाके में उसके अवशेष मिले। 27 मार्च 2010 को एटीवी सवार एक व्यक्ति को 7 ब्रिज रोड के किनारे 40 वर्षीय रॉबर्टा विलियम्स का शव मिला। उसकी हत्या की जांच करते समय उसके रिश्तेदारों ने दावा किया कि उन्होंने रॉबर्टा के लापता होने के बारे में अधिकारियों को एक बयान दर्ज कराया था, जिसे बाद में कानून प्रवर्तन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हत्याओं की जांच करते समय निकोलसन के शरीर पर शुक्राणु के निशान पाए गए, जो जांचकर्ताओं के अनुसार उस हत्यारे तक पहुंचा सकता था। डीएनए जांच के बाद जैविक निशान रॉकी माउंटेन में रहने वाले एक दोषी अपराधी एंटवान पिटमैन से जुड़े थे। सितंबर 2009 की शुरुआत में उस पर तराहा निकोलसन की हत्या का आरोप लगाया गया। एंटवान पिटमैन का जन्म 15 जुलाई 1978 को रॉकी माउंटेन में हुआ था, जहां उनका पालन पोषण उसकी एकल मां ने किया था। अपने स्कूल के वर्षों के दौरान वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगे और 1994 में उन्हें 2 साल के बच्चे के साथ बलात्कार के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें अभद्र व्यवहार के लिए दोषी ठहराया और जुलाई में पैरोल पर रिहा कर दिया गया। जनवरी 1996 में कई अपराध करने के बाद पिटमैन को उसकी पैरोल का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे फिर से एक किशोर सुधार केंद्र में भेज दिया गया, जहां वो 1997 से मध्य तक रहा। बाद के वर्षों में उन पर चोरी, हमला, गिरफ्तारी का विरोध करने और नाबालिगों को शराब देने का आरोप लगाया गया। 2003 में नौकरी के लिए आवेदन करते समय इस तथ्य को छिपाने के लिए कि वो एक राज्य में एक पंजीकृत यौन अपराधी था,
एंड वन को काउंटी जेल में 45 दिन की सजा काटनी पड़ी थी। इस दौरान उनसे खून का नमूना लिया गया। 2004 में उन्हें नशे में गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया गया, जिसके लिए उन्हें कुछ और सप्ताह जेल में बिताने पड़े थे। 2007 में उसे एक वेश्या पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसी क्षेत्र में जहां अन्य पीड़ित मारे गए थे। 2009 के बसंत में पिटमैन को एक बार फिर नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जमानत राशि चुकाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। अपने मुकदमे के लिए अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के बाद उसे भगोड़े के रूप में सूचीबद्ध किया गया और उसके बाद अगस्त में नेस काउंटी में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक बार फिर काउंटी जेल में बंद कर दिया गया, जहां जल्द ही उस पर निकोलसन की हत्या का आरोप लगाया गया। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के कारण जांचकर्ताओं को संदेह होने लगा कि पिटमैन अन्य हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह पता चला कि वो अक्सर 7 ब्रिजेस रोड के पास के इलाके में जाते थे, क्योंकि एक किशोर के रूप में वो कई वर्षों तक विटकर्स में अपने दादा दादी के घर पर रहते थे, जो कि निकोलसन, विलियमसन, थोरपे, बेटल की हत्या के जगह से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित था और हरगो के शव बाद में उसी जगह पे पाए गए। अपनी गिरफ्तारी से पहले वो 6 साल तक रॉकी माउंटेन में रहा था, जिसमें शहर के बाहरी इलाके में एक मंजिला ईंट की इमारत भी शामिल थी, जो 7 ब्रिजेस रोड से ज्यादा दूर नहीं थी। 2005 में वो कुछ समय के लिए फुटबॉल मैदान के पास स्थित एक घर में रहे, जहां बाद में इस्माइल वुड का शव मिला। 2006 में पिटमैन स्कॉटलैंड नेक में एक ट्रेलर में कई हफ्तों तक रहा, जहां मार्च 2010 में क्रिस्टीन बून की लाश ट्रेलर के कुछ ही दूर पर एक जंगली इलाके में मिली थी। इसके अलावा एंड वन को उसी दिन 7 ब्रिज रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिस दिन एक और पीड़ित हरग्रो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। 2 महीने बाद हरग्रो का शव 180 गज दूर एक खेत में मिला। अपनी परीक्षण में एंड वन को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि वो तारहा को जानता था। उसके अनुसार उसके शव की खोज से 6 दिन पहले उसने उसे अपनी कार में बिठाया और उसकी यौन सेवा के लिए भुगतान किया। यौन संबंध बनाने के बाद उसने लड़की को शहर के रॉकी माउंटेन में लाइब्रेरी के पास छोड़ दिया और फिर कभी उसे नहीं देखा। सितंबर 2011 में एटवन पिटमैन को तारहा निकोलसन की हत्या का दोषी पाया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कानून प्रवर्तन द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक संस्करण के अनुसार उसकी गिरफ्तारी के बाद ये हत्याएं बंद हो गई थी।